Dear students, do you have any fear about chemistry? Then I am here to help you from the every corner. And I am coming to you with every solution relating to the subject chemistry. Exams are ahead and the students are tense, so it is the right time to carry you in the finest way. Dear students, I will be reaching you those social medias, so the solution is very simple. Just stay connected with me and remember, life is a chemistry lab. Learn chemistry from your life, not from the books only. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने लास्ट क्लास में बात किया था, चल स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था हमारा, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको लेके हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कि इसको लेके हम डिस्कस करने के टाइम पे हमने डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल देखा था। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल देखा था। अब देखो, ये तो एकदम बेसिक पोर्शन है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपको एकदम शुरू से शुरू हो, कोई तकलीफ ना हो। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल भी नहीं है और इसके बाद जो रदरफोर्ड मॉडल है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके बाद कौन था, इसके बाद था हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। और इसके बाद क्या था, इसके बाद था सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल। अब देखो, इनमें से हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्या, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कर लिया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो लिमिटेशंस था, वो लिमिटेशंस एक्चुअली में क्या था, लिमिटेशंस था कि उसका जो एटॉम का जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता था ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और उसके साथ साथ क्या, उसका जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है, स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं, उसका भी ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस नहीं कर पाता था, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल। अब देखो, बोर का एटॉमिक मॉडल भी अब जो ये पास का जो स्टूडेंट देखेगा उसका अब जान लो, आपके सिलेबस में सिर्फ लिमिटेशंस है, आपके सिलेबस में सिर्फ लिमिटेशंस है। क्लियर। अब देखो, लिमिटेशंस को जानने के लिए हमें पहले उसको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में था क्या, ठीक है, वो फेल क्यों हुआ है, उसके बारे में हमें इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में था क्या, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट ने आंसर किया, इसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि वो फेल क्यों हुआ है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बोर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशंस। जो लिमिटेशंस से ही हमारा एक्चुअल कोर्स का जो पढ़ाई है वो स्टार्ट होगा। लेकिन जिनको एकदम ये पता नहीं है, बेसिक भी पता नहीं है, जो बहुत डरते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं शुरू से ही शुरू कर रहा हूँ। तो क्या पढ़ेंगे हम आज, हम बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ, देखो रदरफोर्ड के डिस्कशन से अभी हम क्या जानते हैं, उन्होंने बोला था कि एक जो एटॉम होता है उसके मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो मतलब उसको क्या बोलते हैं, वॉइड होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम पोर्शन में कुछ नहीं होता है। और एक ऐसा एरिया, मतलब अगर हम एक एरिया कंसीडर करते हैं तो उस पर एक छोटा सा ही पोर्शन पे कोई स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होता है, हेवी वेट रहता है, पार्टिकल्स रहता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियॉन्स नाम दिया था, ठीक है ना, न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियस बोला था। तो देखो, उनके लगभग बातें ठीक थी, लेकिन वो फेल कहाँ पे हुए थे, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में, और कहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस पे, भूल गए सब कुछ। ओके, देखो, तो फेल कहाँ से हुआ, एक है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम, और दूसरा में फेल कहाँ पे हुआ, स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखो, मैंने पहले ही दिन में बोला था कि कोई अगर किसी चीज़ को नए तरीके से इन्वेंट कर रहा है ना, तो ये तो 100% मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो 100% एकदम ठीक ही करे, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्वेंशंस करके निकाल रहा है, तो एक्चुअली में जो है उसके साथ नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना।
तो बोर ने इन दोनों को तो ठीक से एक्सप्लेन कर दिया, बोर ने ये जो दो पॉइंट है इनको ठीक से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन देखा गया इन दोनों में ही एक पार्ट आता है जब इसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जाके बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल करता है, ठीक है। और वहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा जो लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक मॉडल जो हमारे सिलेबस पे। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम, उन्होंने कैसे स्टेबिलिटी डिफाइन किया। रदरफोर्ड ने बोला था कि ये जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस के ऐसे साइड पे देखो, रदरफोर्ड ने बोला था कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड पे ऐसे पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे था। रदरफोर्ड ने ये बोला था, ऐसे डिफाइन किया था कि ये अगर न्यूक्लियस होता है तो ये पूरा एटम है और मैक्सिमम पोर्शन क्या मतलब खाली होता है, और इस पोर्शन में एक हेवी वेट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखो बोर ने क्या बोला, बोर ने बोला हाँ एक न्यूक्लियस को कंसीडर करके, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को कंसीडर करके, क्योंकि रदरफोर्ड की कॉन्सेप्ट से हमें न्यूक्लियस क्या वो पता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक न्यूक्लियस को कंसीडर करके हम इसके हर वक्त में बहुत से ऐसे सरकमफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सरकमफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। बोर्स ने ये बोला एक न्यूक्लियस को कंसीडर करके उसके चारों ओर मतलब उसके पास से हम बहुत सारे सरकमफरेंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये जो बहुत सारे सरकमफरेंस होंगे, ठीक है, बहुत सारे सरकमफरेंस होंगे, उन सभी सरकमफरेंस में इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका ये नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि देखो ये भी एक सरकमफरेंस हुआ, ये भी एक सरकमफरेंस हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ऐसे और भी बहुत अनगिनत हम सरकमफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो सरकमफरेंस है हर एक सरकमफरेंस में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता, हर एक पे मिलेगा नहीं हो सकता। तो उन्होंने यहाँ से क्या बोला, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी सरकमफरेंस में रहेगा या फिर जिसका जो रेडियस होता है ना। अब देखो न्यूक्लियस से मतलब इस सेंटर से, रेडियस एक्चुअली में क्या होता है, सेंटर से इस सरकमफरेंस का डिस्टेंस होता है ना, ये सेंटर हमारे लिए क्या है, न्यूक्लियस है, दैट मीन्स न्यूक्लियस से ये क्या है, शेल है, क्लियर। तो उन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस से जो शेल है ना, मतलब एक सर्टेन रेडियस पे, हर एक रेडियस पे होगा। देखो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है कि ना। लेकिन उन्होंने बोला कि हर एक रेडियस पे मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, एक सर्टेन रेडियस पे जो ऑर्बिट मिलेगा, जैसे कि मान लो यहाँ से आके इतने में एक रेडियस मिला, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसमें रहेगा क्या, इसको हम शेल बोलेंगे, ठीक है। इससे जाके थोड़ा दूर यहाँ पे मिलेगा तो ये एक शेल होगा, दैट मीन्स ये जो सरकमफरेंस होगा ये भी एक शेल होगा, ठीक है। अब मान लो इससे हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो देखो सरकमफरेंस बहुत हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, 1 2 और ये 3, इन तीन शेल में पाया गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको अगर हम ठीक से ड्रॉ करें, देखो कॉपी बना लिया आपने, ठीक है, कॉपी भी बनाना और देखना ताकि ये चीज़ें आपके माइंड पे एकदम से बैठ जाए, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, मान लो ये एक है, ये है, न्यूक्लियस कोई बोलेगा नहीं, मैं कितना अच्छा ड्राइंग करता हूँ, इस ड्राइंग के लिए तो एक शेयर बनता है, ठीक है ना। ये इससे बहुत अच्छा ड्राइंग किया, आह भाई वाह वाह वाह, पहले वाला ये अच्छा था, ठीक है। ओके देखो मान लो ये रेडियस है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला, इनमें भी बहुत सारे रेडियस होंगे, मतलब जो सरकमफरेंस होंगे, लेकिन उनको तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। उन्होंने बोला एक सर्टेन मतलब एक कंडीशन होगा
उस कंडीशन पे जो रेडियस मिलेगा, मतलब जो सरकमफेरेंस मिलेगा, उस पे क्या इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम शेल बोलेंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि एम वी आर इक्वल टू NH/2π। ठीक है, अब ये एम वी आर क्या है, एम वी आर भी है एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ओ एन क्या है, जिस भी ऑर्बिट पे ये मूव कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंट। मौत का कुआं देखे हो बाइक वाला, अच्छा मौत का कुआं छोड़ो, साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, हाँ कि ना। अब जब टर्न लेते हो बेटे तो क्या करते हो, जब टर्न लेते हो, जब किसी मोड़ पे, वो ऐसा गाना ना, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पे, उसके बाद क्या है, मोड़ आता है। अब ऐसे ही जब बच्चा जब नया नया साइकिल सीखता है ना, और ओ मैं निकला ओ साइकिल लेके और रास्ते पे और सड़क में क्या आया, एक मोर आया मैं उत्थे में गिर गया। एक्चुअली क्या होता है, बेटे घर पे गया, बोल रहे हैं उसके पैर में निशानी है, निशानी कैसे है, तो ये गा रहा है अपने माँ को बात, ये गा के सुना रहा है कि मैं निकला वो साइकिल लेके और रास्ते पे और सड़क पे एक मोर आया मैं उत्थे फिसल गया। अब देखो ये फिसलते कहाँ पे हो, फील किया होगा, जैसे चल रहे हो, एक देखो, मान लो तुम ऐसे चल रहे हो, एक पॉइंट आता है कि जब ये जो साइकिल हम चलाते हैं ना, उनको ये फील आता है चलते चलते अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हिल गया ना, मतलब मानो इतना हिल सकते हैं हम, लेकिन उससे ज़्यादा हिल जाते तो क्या होता है, गिर जाते हैं ना। तो फिजिक्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, ठीक है ना। तो ये छोड़ो, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो जो एंगल पे देखो, किसी भी चीज़ अगर जो मूव कर रहा है उसका एक मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब जो एंगल पे लेके जो मूव करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अगर उसमें हम एंगल ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये जो हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे तो ये मोड़ ले रहा है, तो हर एक पॉइंट पे एक एंगल मिलेगा, तो उसका वेलोसिटी एक्चुअली भी क्या आएगा, किस में आएगा, एंगुलर मोमेंटम में आएगा। अब उन्होंने बोला कि जो एम बी आर दिस एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होगा अगर जिस ऑर्बिट में ये मूव करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट पे मूव करता है, तो यहाँ पे r का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, इस डिस्टेंस का वैल्यू। अब इस डिस्टेंस का वैल्यू r यहाँ पे बिठाने से मान लो ये XYZ आया, ठीक है, ये वैल्यू आया। अब बोला ये XYZ वैल्यू अगर NH/2π के इक्वल होता है। अब ये n क्या है, n है जिस ऑर्बिट पे ये मूव कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा n क्या है, ये 1 है, ये क्या है 2 है। अगर 2 इंटू H/2π। अब देखो एक्चुअली क्या आता है, H/π के बराबर आता है। यानी कि अगर जब इसमें मूव करेगा ये XYZ देयर इज एंगुलर मोमेंटम, अगर ये H/2π की, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो H/π के अगर इक्वल आया तो ही ये ऑर्बिट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। अब ये एच क्या है, एच एक होता है एक कांस्टेंट जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्वांटम के लेके बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, तो हम बाद में वो पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखो वहाँ से एक कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और ये पाई भी तो एक क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला अगर किसी रेडियस पे इलेक्ट्रॉन को मूव करना होता है और वो अगर शेल होना, मतलब सरकमफेरेंस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसका शेल होने के लिए जो क्या कंडीशंस होगा, कंडीशन क्या होगा कि MBR इक्वल टू NH/2π होगा, तो ही ये उस सरकमफेरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो 1 2 3 4 ये 4 शेल आया, ठीक है, मान लो इस एटम के लिए ये 4 शेल आया। अब देखो रदरफोर्ड ने और एक बात बोला था, रदरफोर्ड ने और एक बात क्या बोला था, रदरफोर्ड ने और एक बात बोला था कि ये जो एटम होता है ना, मतलब जो ये मूव कर रहा है, याद करके देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कंसिडर करके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे, रदरफोर्ड ने बोला था कि एक टाइम पे न्यूक्लियस पे आके गिर जाते, हाँ न्यूक्लियस पे आके गिर जाते हैं। अच्छा बात, समझ में आया, तो याद है, मतलब समझ में आ रहा है केमिस्ट्री, आ रहा है, इंटरेस्टिंग है क्या, बहुत सच में, हाँ हाँ इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही बेटा, दिल में लड्डू फूटा है ना, केमिस्ट्री के लिए लड्डू फूटा,
ठीक से नहीं कुछ। थोड़ा थोड़ा इंप्रेशन आया है ना, थोड़ा थोड़ा इंप्रेशन आया। हाँ हाँ ठीक है। इस थोड़े बेटा इसी को अट्रैक्शन कहते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है। देखो तो कहाँ पे थे हम? हाँ, रदरफोर्ड ने बोला था कि क्या, जब ये मूव करेगा ना तो हर वक्त ये एनर्जी रेडिएट करेगा। तो अगर एनर्जी रेडिएट करता है एक टाइम पे आके ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में देखो ये जो पूरा मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम पे क्या आपको भी मजा आ रहा है ना? आ रहा है? ओए होए हंसी हंसी तो देखो बेटे के मुंह में। देखो तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, मतलब ये जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, बोला था ना कि ये सब एटम से होता है। अगर यहाँ पे गिर जाता तो एटम ही तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो अगर ये प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स ये क्या, ये गलत है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बोर्ड ने इसको रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करके बोला कि देखो जिस भी ऑर्बिट, जिस भी सरकमफरेंस, ऑर्बिट नहीं, जिस भी सरकमफरेंस ये कंडीशन मानेगा दैट मीन्स mvr इक्वल टू nh/2 मानेगा, उस सरकमफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और उस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब देखो उन्होंने ये बोला कोई इलेक्ट्रॉन अगर उस स्टेशनरी ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर उस स्टेशनरी ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करने के टाइम पे वो ना तो कोई एनर्जी रेडिएट करेगा और ना ही बाहर से कुछ एब्जॉर्व करेगा। समझ में आया? ये जब इस घर में है तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट भी नहीं करेगा और कोई एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो भाई बात आता है, हमें तो स्पेक्ट्रल लाइंस दिखते हैं। ये स्पेक्ट्रल कहाँ से आते हैं? तो स्पेक्ट्रल लाइंस आते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से जाके यहाँ पे मूव किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके यहाँ पे मूव किया, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे मूव करना। समझ में आ रहा है? एक ऑर्बिट से क्या दूसरे ऑर्बिट पे मूव करना। अब देखो यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है। मतलब क्या, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करना, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे किसी ऑर्बिट में जंप करेगा, समझ में आया? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उस एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे किसी स्टेशनरी ऑर्बिट पे जंप करेगा, तभी वो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट कर सकता है या फिर एनर्जी क्या कर सकता है? एब्जॉर्व कर सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कब एब्जॉर्व करेंगे और कब रेडिएट करेंगे। अब देखो मान लो कोई बच्चा, अभी यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट बेंच है उस पर कोई बच्चा बैठा है, तो क्या वो उतना बात कर पाएगा? स्टूडेंट। हाँ कोई बात नहीं, कोई बैठा है तो क्या वो इतना बात कर पाएगा जितना वो लास्ट बेंच में जो बैठा है वो बात करेगा? करेगा क्या? इस फास्ट बेंच पे कोई बैठा है, क्या तो दोनों ही कर सकते नहीं नहीं नहीं, अपने दोस्त के साथ बात कर सकता है क्या? हैं। नहीं कर सकता। जो सामने बैठा है उसको मार पड़ेगा, ठीक है ना, तो मार पड़ेगा तो उसका तो हालत ख़राब हो जाएगा ना, वो क्या बात करेगा दूसरे अपने दोस्त से? लेकिन जो दूर है उसको वो क्या बात कर सकते हैं। दैट मीन्स देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो दूर है उसका एनर्जी ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, और जो पास में है उसका एनर्जी क्या कम है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को मान के चलो, मान के देखो, हम बोलेंगे ये अगर E1 है, मतलब इस मान लो ये जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है इसका एनर्जी क्या है? E1। इसका एनर्जी क्या होगा? E2। तो इसका एनर्जी क्या आएगा? E3। इसका एनर्जी क्या आएगा? E4। अब देखो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये जो E1 है, ये जो E1 है इसका एनर्जी E2 से ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि वो तो सामने बैठा है ना, वो क्या बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो उसका एनर्जी कम होगा। तो देखो E2 से मतलब E1 से E2 का एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़्यादा में जाना चाहता है, इसके पास, अब तुम ही बैठे हो यहाँ पे, तुम अगर पीछे जाना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अभी तो तुम्हारे पास एनर्जी कम है, लेकिन तुमको पीछे जाने के लिए, मतलब हायर एनर्जी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्व करना पड़ेगा। अगर तुमने एनर्जी ले लिया तो ही तुम कहाँ पे जाओगे? पीछे जाओगे। और अगर तुमने एनर्जी छोड़ के आया, मतलब सामने जो बंदा, जो स्टूडेंट
पीछे डिस्टर्ब कर रहा था उसको मैंने सामने बिठा के आया, तो उसको वो जो शैतानी कर रहा था ना उसको कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसका एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन था ये कि एम्बियर इक्वल टू एनर्जी बाई 2 पाई होगा। सेकंड कंडीशन था कि किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, सॉरी सेकंड है कि वो जो उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक था ना। सेकंड पॉइंट था कि उसको हम उस जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट लिखते हैं। मैं इसको एसओ लिखता हूँ, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। और उस पर वो कोई एनर्जी रेडिएट भी नहीं करेगा, एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट में आता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे किसी स्टेशनरी ऑर्बिट पे जाएगा तब भी वो क्या करेगा, एनर्जी हो सकता है कि वो एब्जॉर्व करे और हो सकता है कि वो क्या करे, रेडिएट करे। अगर अभी वो हायर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से मान लो E1 से E3 में जाने वाला है तो उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। और अगर E3 से कोई इलेक्ट्रॉन E1 पे आना चाहता है तो उसको क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ये जो एनर्जी है डेल ई है। ठीक है, जो एनर्जी निकला है बाहर या फिर क्या समझ लो कि रिसीव हुआ है, वो एनर्जी का अमाउंट कितना है, डेल ई है। ठीक है, इस डेल ई इक्वल होगा किसका, एच न्यू का। ठीक है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट, डेल ई इक्वल होगा किसका, एच न्यू का। अब देखो डेल ई एच न्यू का क्या, एच फिर से प्लांक कांस्टेंट और न्यू होता है उसका फ्रीक्वेंसी। क्लियर, समझ में आया। अब देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 से E1 पे आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा। अब कितना रेडिएट करना पड़ेगा, E1 में आने के लिए जितना चाहिए, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि E1 में जितना एनर्जी है अगर उतना वो रेडिएट कर देता है, देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, फॉल्ट क्या है? आएंगे, पहले तो देख लो इसने बोला क्या। मान लो E2 से कोई इलेक्ट्रॉन E1 पे आना चाहता है तो उसको इतना एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, E2 माइनस E1। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डेल ई बोलते हैं। ठीक है, तो डेल ई इक्वल टू क्या, E2 माइनस E1 इक्वल टू आएगा क्या, एच न्यू आएगा। ठीक है, हाँ ये आता है हमारा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का 3 पोस्टुलेट्स। ठीक है, मेन 3 पोस्टुलेट्स। और एक पोस्टुलेट्स है वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ख्याल नहीं आ रहा है वो मुझे, तो यही मेन 3 पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, अब देखो ये तो थे उसका सक्सेस। अब देखो इसमें दूर क्या हुआ, जो एनर्जी रेडिएट कर रहे थे हर वक्त अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वो दूर हो गया। उन्होंने क्या बोला कि जब ये स्टेशनरी पे रहेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। उससे देखो फायदा क्या होता है, उस स्टेशनरी ऑर्बिट पे रहने के वक्त में वो न्यूक्लियस में आके गिरता नहीं है, इट मीन्स एटम स्टेबल हो जाता है। और देखो ये जो जब भी, और एक चीज़ मैं भूल गया, मैं उसको बताना भूल गया कि देखो जब ये एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्व करेगा ना, ट्रांजिशन के वक्त जो एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्व करेगा ना, उससे ही हम स्पेक्ट्रल का पता लगा सकते हैं। वो जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, उनको हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक तो सक्सेस का मॉडल, मतलब सक्सेस था यहाँ पे। अब देखो गलतियां कहाँ पे आई हैं। देखो अब आता है क्या, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ किसका, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशंस में ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इस पे यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है। ठीक है, हो सकता है आपके सेमेस्टर में ये पूछ ले, डायरेक्टली पूछ ले 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज ज़ीमैन इफेक्ट एंड व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन है कि वो जो इतना तक हमने मॉडल जो पढ़ा था ना, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस एटॉम के लिए या फिर उस आयन के लिए ही ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वैलिड है। समझ में आया,
एक एटम है ऐसा कोई, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा कोई एटम या फिर ऐसा कोई आयन, सिर्फ उसके लिए ही क्या होगा, ये लिमिटेशंस मतलब बोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो वैलिड होगा। तो देखो लिखो, वैलिड फॉर ओनली हैविंग वन इलेक्ट्रॉन एटम और आयन। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए क्या हो सकता है, हाइड्रोजन होता है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, लिथियम 2+ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, रह गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जो स्पीसीज होते हैं या फिर एटम होते हैं उनके लिए ही क्या ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वैलिड है। उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उस पर क्या ये बोर्ड का एटॉमिक मॉडल, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा भी कोई अगर हम लाते हैं तो उस पर क्या होगा कि ये बोर्ड का एटॉमिक मॉडल काम नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया, यह था फर्स्ट लिमिटेशन। लिथियम का तो 2+, लिथियम का 2+, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 ना, सो 1s2 2s1। अब देखो 2s1 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल दिया हमने और 1s2 से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल दिया आपके, बाकी ठीक है ना। तो ये 2+ हो गया ना, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ये काम करेगा। समझ में आया बात को, ओके। ये था पहला लिमिटेशन। अब देखो जो मैंने बात बोला था कि ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है। अब देखो इसके लिए एक चीज़ याद रखो, ABCDEFGH गाना सुना तो होगा ना, सुना नहीं, हम साथ साथ है शायद फिल्म का नाम था, मुझे ठीक याद नहीं है, याद नहीं आ रहा है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, था ना। इसके बाद नहीं बोल सकता, ठीक है, वो जो उधर जो है ना मुझे पीटेगा, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसके बाद नहीं बोल सकता ना, समझो मेरी बात को। तो देखो ABCDEFGHI, अब बोलेगा मास्टर साइको है क्या, पढ़ रहे हैं कॉलेज का पढ़ाई, पढ़ रहे हैं हमको ABCD, ठीक है ना मारेंगे लोग मुझे, हमें क्या ABCD भी नहीं आता है। देखो इसमें 2 पॉइंट मैंने बोला था, क्या, स्टार्क इफेक्ट और दूसरा क्या है, ज़ीमैन इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि काम तो दोनों में सेम हो रहा है, काम सेम सिर्फ नाम अलग है, इसीलिए इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो देखो इसमें देखो एक होता है कि जो, अच्छा एक में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा और दूसरे में हमको मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एक में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा और दूसरे में हमको क्या पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा। अब देखो कहां पे E और M में से कौन पहले आता है, E आता है, ABCD आ गया ना, E आता है, तो E को पकड़ो। अब S और Z में कौन आता है पहले, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST आ गया ना, कौन आ गया है, S आ गया है। तो देखो आगे को आगे से मिलाओ, ठीक है, तुम आगे आगे तो हम क्यों रहे पीछे पीछे, तुम भी आगे हम भी आगे, सफर कितना सुहाना है, होए 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 होए, और पेट्रोल का काम तमाम, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में स्टार्क इफेक्ट काम करता है, और देखो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में ज़ीमैन इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट के लिए ऐसे भी बोल सकते हो SE, यानी कि स्टार्क इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जीमेन इफेक्ट, तो फिर एम जेड, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो सेम जेड। देखो मेरा न्यू ट्रिक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेम जेड। अब भूलोगे क्या, अब देखो पहले ट्रिक तो आ गया, आप जानते हैं कि देखो एक चीज आया था ना स्पेक्ट्रल, काम कैसे करता है? बोलता हूँ ये स्पेक्ट्रल एक चीज आया था ना, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। लास्ट क्लास में बोला था ना कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं और क्या, मतलब दो तरह के स्पेक्ट्रम हमने बात किया था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखो ये जो स्पेक्ट्रा होते हैं ना, स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं ना उस एटम का, उस स्पेक्ट्रल लाइंस को, किसी भी एटम के जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उनको हम अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड से पार्ट कराया ना, या फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक, एक केस में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड के अंडर से पास करवाया, और एक केस में हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में से पास कराया, ठीक है। दोनों में जा ही रहा है, क्या जा रहा है, स्पेक्ट्रल, एक में है मैग्नेटिक फील्ड और एक में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में ही ये लाइन और पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मानो ये जा रहा था लाइन, ये क्या हो जाएंगे, और फाइनल लाइंस में पार्ट हो जाएंगे, और छोटे 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 लाइंस में पार्ट हो जाएंगे। समझ में आया, ये लाइन जा रहा था, ये था स्पेक्ट्रा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, और छोटे छोटे पार्ट में पार्ट हो जाएगा। अब देखो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार के, देखो इस, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में होता है तो इसका हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में हो रहा है तो इसका हम क्या बोलेंगे, जीमेन इफेक्ट। क्लियर, ये दोनों है फील्ड का। पहले देखो सेमजेड से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में होया तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, यानी कि किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रल होता है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में वो पार्ट होते हैं और छोटे छोटे स्पेक्ट्रल में, तो उसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट, और वही अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीमेन इफेक्ट। समझ में आया बात को, हाँ। मतलब मान लो मैं एक स्पेक्ट्रा हूं, एक लाइट हूं मैं, ठीक है, स्पेक्ट्रा एक्चुअली लाइट होता है, मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ से एटम क्या मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ से जाऊंगा ना, फिल्म देखते हो ना, फिल्म में क्या होता है, कोई हीरो जा रहा होता है सब पार्ट हो गया, मतलब ये हीरो का और बहुत क्लोन आ गया, एक हीरो जा रहा था इसका क्लोन आ गया। कार्टून पे नहीं देखते हो क्या, ठीक है ना, आता था ना। तो एक ही लाइट जा रहा है, स्पेक्ट्रल जा रहा है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में पार्ट हो जाए तो ये क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में अगर वो पार्ट हो गया तो उसका हम बोलेंगे जीमेन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में पार्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे, कैसे समझेंगे, क्या कैसे समझेंगे, फील्ड में जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड? ये हमें समझ में नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ जानना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्क इफेक्ट क्या है बताओ, जीमेन इफेक्ट क्या है बताओ, अब इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे याद रख लो कि अगर कोई एटॉमिक लाइन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में अंडर में जाता है तो वो जो स्पेक्ट्रा है वो और भी फाइनर पार्ट पे, और भी फाइनर छोटे छोटे लाइन पे पार्ट हो जाएंगे, और अगर उस छोटे छोटे पार्ट में पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, और वही अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में हो जीमेन इफेक्ट। समझ में आया बात को। अब देखो ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ना, ये स्टार्क इफेक्ट और जीमेन इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसका दूसरा फेलियर है कि ये जो स्टार्क इफेक्ट ये क्यों हो रहा है, ये स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में और मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में ये क्यों पार्ट हो रहा है, ये वो मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा लिमिटेशन, समझ में आया। पहला लिमिटेशन क्या था, पहला लिमिटेशन का था कि 1 इलेक्ट्रॉन का, दूसरा आया क्या, स्पेक्ट्रल का, ठीक है, स्पेक्ट्रल के बारे में, और तीसरा चार ही लिमिटेशंस देखेंगे, उससे ही हमारा काम चल जाएगा, और यहीं पे हमारा क्लास करेंगे खत्म सब देख के। एक था 1 इलेक्ट्रॉन, वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या था, जीमेन इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट वाला, ठीक है। कितने लिमिटेशन है, 4 लिमिटेशन पड़ेंगे, उससे ही हो जाएगा, बाकी वाला छोटा छोटा है। अब देखो तीसरा है
कि एक्चुअली में ये जो एटम होता है ना, ये एक्चुअली में एटम का दो तरह का नेचर होता है, डुअल नेचर ऑफ एटम होता है, वो भी हमारे सिलेबस में है। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखो, डुअल नेचर ऑफ एटम मीन्स ये एटम, ये पार्टिकल के नेचर लाइक पे भी एग्जिस्ट कर सकता है और वेव पे नेचर दिखाता है, ठीक है। ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और क्या दिखाता है, वेव नेचर भी दिखाता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इसको पार्टिकल नेचर में कंसिडर किया। तो देखो, डुअल नेचर ऑफ एटम जो है ना, उसको उन्होंने मतलब वो निकाल नहीं पाए कि एटम का जो ड्यूअल नेचर होता है, जिसके वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और उसका क्या जो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो देखो, वेव वाला जो प्रॉपर्टी है वो पूरा पूरी ओमिट हो गया, जिससे इनके साथ हाइजेनबर्ग का एक हाइजेनबर्ग का ही एक जो लॉ होता है, उससे ये स्टेटमेंट पूरी मतलब टोटली अपोज करता है, ठीक है। हाइजेनबर्ग के लॉ से ये पूरा लॉ अपोजिट करता है। अब कैसे अपोजिट करता है ये हम जब हाइजेनबर्ग पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे, ठीक है। और फोर्थ है, एक्चुअली जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या है, वो 3D टाइप है, ठीक है। मान लो मैं एटम हूँ, मैंने पिछले दिन भी बोला था, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी, ठीक है। लेकिन इधर भी मतलब इसका शेल ऑर्बिट ये हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस तो एक ही पे होगा, लेकिन उन्होंने एक्चुअली मॉडल को कंसिडर किया कैसे, 2D में। लेकिन एक्चुअली है क्या, एटम का मॉडल 3D। समझ में आया? तो इन चार लिमिटेशन से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये है, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे आपको 3-4 मतलब एटम आयन दे देंगे, बोल देंगे कि यहाँ पे किस पे बोर्स एटॉमिक थ्योरी नहीं एप्लीकेबल होता है या फिर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्लास खत्म। अब नेक्स्ट क्लास पे हम मिलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जो जो कोर्सेस हैं हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। डियर स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी फियर अबाउट केमिस्ट्री? देन आई एम हियर टू हेल्प यू फ्रॉम द एवरी कॉर्नर, and I am coming to you with every solution relating to the subject chemistry. Exams are ahead and the students are tense, so it is the right time to carry you in the finest way. Dear students, I will be reaching you through social medias, so the solution is very simple. Just stay connected with me and remember, life is a chemistry lab. Learn chemistry from your life, not from the books only.